जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, सरदार अय्याज सादिक साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, राना मशहूद साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिसकी वजह से यकीनन मुझे अब यहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। और क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हैं वो क़याम पाकिस्तान के बाद जब तक वो ज़िंदा रहे तो सिवाय एक छोटे से अरसे के जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब वज़ीर आज़म बने थे तो वो 11 महीने का वक्त था, वो उसमें वो अपोजिशन में नहीं थे क्योंकि उनकी पार्टी के जो सरबराह थे वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो उस 11 महीने में भी वो अपोजिशन ही का किरदार अदा करते रहे। तो यहाँ पे जो करारदाद मंजूर हुई है उस करारदाद को अगर आपने अमली जामा पहनाना है, उसको हकीकत बनाना है, तो फिर सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा जो साद भाई ने भी बात की है कि सबसे पहले हमें सच बोलना पड़ेगा। और सच सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं बोलना, अपने बारे में भी बोलना है। यहां पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जिक्र हुआ कि उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, बिल्कुल है, लेकिन राना मशहूद भाई देखें कि जब आपने मिसाल देनी थी तो आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मिसाल दी। काश के ये जो सामने बहुत से सियासी कारकुन बैठे हुए हैं इनमें से भी कोई मिसाल आपको मिल जाती। तो बाद में फिर आपने अपना और साद भाई का जिक्र कर दिया जो कि बिल्कुल ठीक है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनको भी मैं मिडिल क्लास में ही शुमार करता हूं क्योंकि मैं उनको काफ़ी पुराना जानता हूं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ मिडिल क्लास के पास नहीं है। मिडिल क्लास पाकिस्तान की अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत जो है वो लोअर मिडिल क्लास है और गरीब तबका है। और जब आप बात करते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की बानी जमात है, तो पाकिस्तान की बानी जमात ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मिडिल क्लास की मदद से पाकिस्तान नहीं बनाया, गरीब तबके की मदद से पाकिस्तान बनाया। तो बस मैं इब्तिदा में सिर्फ इतनी ही तलख नवाई करना चाहता हूं कि मुझे ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब की बरसी में कई बार बोलने का एजाज़ हासिल है, ख्वाह वो टाउन हाल हो या अलहमरा हाल हो या ये अवारी होटल हो। यहाँ पे बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं कई साल से देख रहा हूँ, सियासी कारकुन हैं, तो मैं बहुत सौ को जानता भी हूँ। आप इनको काउंसलर का इलेक्शन तो लड़ा देते हैं, एमपीए की टिकट नहीं देते। और काउंसलर का इलेक्शन भी आप इसलिए लड़ाते हैं कि आपको अपनी जो ग्राउंड फोर्स है उसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है कि ये इलेक्टेड मेंबर है, देखो हमने गरीबों को भी टिकट दिया है। अब आप तो चाहते हैं, ये जो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं ये तो चाहते हैं कि महरूम तबका जो है वो इक़्तिदार के ईवानों में पहुंचे, ये तो चाहते हैं। लेकिन जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो पूछते हैं, जब टिकट आती है ना, जो पार्लिमानी बोर्ड बैठा होता है जहां टिकटों का फैसला होता है, ख्वाह कोई भी पार्टी हो, ख्वाह तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पार्लिमानी बोर्ड में जब गरीब कारकुन की दरखास्त आती है टिकट के लिए, तो जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो पता क्या पूछता है, ऐसे को पैसे कितने ने। तो इसलिए आप उस वक्त तक, आपके लिए उस वक्त तक गरीब तबका सड़कों पे निकलकर आपके लिए जंग नहीं करेगा जब तक ये जो पंजाब असम्बली है और वो जो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली है, जब तक वहां पे उस तबके की नुमाइंदगी नहीं होगी जो सिर्फ यहां पे बैठ के आपकी तकरीरें सुनता है। तो ख्वाजा रफीक साहब जो हैं उनका ताल्लुक भी इसी तबके से था। जो लोग उनके
खानदान के पस मंज़र को जानते हैं वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान बनने से पहले ख्वाजा रफ़ीक साहब का ख़ानदान जो है वो ना मिडिल क्लास था ना लोअर मिडिल क्लास था, वो अपर मिडिल क्लास था। उनके जो बुजुर्ग थे ख्वाजा गुलाम रसूल साहब, उनके अमृतसर, दिल्ली और बम्बई तक उनका कारोबार फैला हुआ था। और ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं, जब एमए कॉलेज अमृतसर में पढ़ते थे तो कायदे आज़म के हुक्म पर उन्होंने उस वक्त जो पंजाब का उस वक्त जो पंजाब का वज़ीर आला था खिज़र हयात टवाना, उसके बारे में उन्होंने एक मूवमेंट चलाई और उसमें वो गिरफ्तार हुए थे। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, मेरे बहुत ही मोहतरम भाई ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाया, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ख्वाजा साहब पहला शब खून जो है वो अयूब खान ने नहीं मारा था। पहला शब खून मुस्लिम लीगियों ने मुस्लिम लीगियों के खिलाफ मारा था। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं यहां पे कि ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग छोड़ के अवामी लीग में क्यों शामिल हुए थे, एक सवाल है, इस पर जरा गौर करें। आप तब सब आप यहां पे सियासी कारकुन बैठे हुए हैं, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो यहां बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पढ़ें, उनसे पूछें। अगर वो नहीं बता सकते तो इन्होंने एक छोटा सा किताबचा छापा हुआ, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जब पाकिस्तान बन गया तो जो मुस्लिम लीगी थे ना, इसमें जो पहले शरीके सफर नहीं थे, जागीरदार, जो 1946 में हवा का रुख देख के मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, तो उन्होंने पुराने मुस्लिम लीगियों की टांग खींचनी शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ कि करारदाद दिल्ली के जरिए बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का अलंबरदार हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उसको पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली से डी सीट कर दिया गया। आपको पता है डी सीट क्यों किया हुसैन शहीद सोहरवर्दी को, जो कि यूनाइटेड बंगाल का प्राइम मिनिस्टर था, जिसने खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिल्ली में कहा कि हम बंगाल को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और करारदाद पेश की और करारदाद मंजूर हुई। आपको पता है हुसैन शहीद सोहरवर्दी को डी सीट क्यों किया? डी सीट इसलिए किया कि उनका ताल्लुक था कलकत्ता से। कलकत्ता में मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, उनका कत्लेआम हो रहा था। वो कत्ल होते मुसलमानों को छोड़कर पाकिस्तान भागने की बजाय वहीं पे रह गए और उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम रोकने की कोशिश की। तो 3-4 महीने ऊपर हो गए। जब 3-4 महीने ऊपर हो गए तो आपकी जो ये पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कानून साज असेंबली, उसमें एक कानून पास करवाया गया कि इस असेंबली का जो मेंबर 6 महीने तक पाकिस्तान वापस नहीं आएगा वो डी सीट हो जाएगा। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब वापस आ गए। वापस आए तो आईजी साहब गए उनके पास और उनको लेटर दिया और उनको मुल्क बदर कर दिया कि वापस चले जाओ इंडिया। वो इंडिया गए तो उधर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट उनके पीछे लग गया। वो वहां से फिर पाकिस्तान वापस आ गए और फिर क्या किया उन्होंने, 1949 में उन्होंने अवामी लीग बनाई। उस अवामी लीग में शेख मुजीबुर रहमान भी चला गया और ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब भी चले गए। और ये जो एक मुस्लिम लीगी का एक जो सियासी कत्ल करने की कोशिश थी, इसने उस अवामी लीग को जन्म दिया जो आज बांग्लादेश की हुक्मरान जमात है। तो अगर आप मुस्लिम लीगी, अगर आप हुसैन शहीद सोहरवर्दी को मुस्लिम लीग से ना निकालते तो हो सकता है कि पाकिस्तान ना टूटता। तो इसलिए जब आप कहते हैं जी अयूब खान ने किया, तो अयूब खान ने तो बहुत गलत काम किए, लेकिन उसको जो एक्सक्यूज है, अपॉर्चुनिटी है, हालात, उसके लिए वो मुस्लिम लीगियों ने खुद पैदा किए। और ख्वाजा रफ़ीक साहब जो है, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया 1958 में, तो ख्वाजा रफ़ीक साहब जो है उन्होंने उसके खिलाफ मज़ामत की और कभी भावलपुर की जेल में गए, कभी साहिवाल की जेल में गए, कभी लाहौर की जेल में बंद हुए। और उसके बाद फिर जब मोहतरमा फातिमा जना का इलेक्शन आया, तो यह भी एक बड़ी अहम बात है
कि ख्वाजा रफीक साहब जो हैं वो मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे, ख्वाजा आसफ साहब के वालिद ख्वाजा सफदर साहब मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान जिसको पंजाब में लोग गद्दार समझते हैं वो फातिमा जना के साथ था, और गौस बख्श बजिंजो जिसको पंजाब में लोग गद्दार समझते हैं वो फातिमा जना के साथ था। खैर बख्श मरी जिसको आप कहते हैं कि जी वो आज़ाद बलूचिस्तान का हामी है, वो मोहतरमा फातिमा जना का चीफ सिक्योरिटी गार्ड था, वो चीफ सिक्योरिटी गार्ड था। और शेख मुजीबुर रहमान वो ईस्ट पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था। तो ये सारे लोग जो हैं ये मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे। कौन फातिमा जना के साथ नहीं था? जुल्फकार अली भुट्टो साहब फातिमा जना के साथ नहीं थे, क्योंकि वो अयूब खान की मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। और फिर जब कुछ अरसे के बाद जब इलेक्शन हुआ और मोहतरमा फातिमा जना को धांधली के जरिए शिकस्त दे दी गई, तो अयूब खान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। अब ये जो सूरत हाल है इसमें आप देखें कि ये जिन सब लोगों को गद्दार कहा गया ये सारे के सारे कायद-ए-आज़म की बहन के साथ थे, और जो अपने आप को मुहिब्बन कहते थे वो मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार कह रहे थे। तो ये जो गद्दार की पाकिस्तान में कहानी है, ये इसका आगाज जो है ये जनरल अयूब खान ने किया था। और जनरल अयूब खान जो है उसके दौर में डिस्क्वालिफिकेशन, सियासतदानों को नाअहल करने का सिलसिला शुरू हुआ, पार्टियां तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अब इसमें बात यह है कि गौर करने की बात यह है कि ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि पाकिस्तान में इस वक्त हम जो मसाइल का शिकार हैं, इन मसाइल को हल कैसे किया जाए। तो ये मसाइल तो उसी वक्त हल होंगे जब आप ख्वाजा रफीक साहब जो आपको बता गए हैं आप उस पर थोड़ा सा अमल दरामद कर दें, 50% ना करें 25% ही कर दें। यहाँ पे आपने उनके अक़वाले ज़री जो हैं वो लिखे हुए हैं ना, तो उसमें ये इधर जो लिखी हुई है एक जमहूरियत के बारे में उनकी उनका कॉल लिखा हुआ है, इसी पे अमल दरामद कर लें। जमहूरियत की जंग आप उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक आप अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं लेके आते। आपकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून में जमहूरियत है, ना पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है, ना तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है। हाँ, इलेक्शन कमीशन को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप एक जाली सा इलेक्शन जरूर करवाते हैं, लेकिन उस इलेक्शन में भी जो ओहदेदार जो है, जो सदर बनता है, नायब सदर बनता है, सूबाई सदर बनता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है, वो सारे आप पंजाबी जी कहते हैं ना वंड पाते हो तुसी। आप सही आदमी को ओहदा नहीं देते। और अगर कोई आदमी बहुत अच्छा ज़हीन हो, बड़ी अच्छी तकरीर करने वाला हो, बड़ा पढ़ा लिखा हो, तो ये उसकी बेचारे की खामी बन जाती है, ये उसकी खूबी नहीं बनती। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा माजरत के साथ कि ख्वाजा मोहम्मद रफीक साहब की बरसी पे अगर आपने सच बोलना है तो सच ये है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए कमज़ोर है कि आपने पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को और पाकिस्तान की सियासत को जागीरदारों और सरमायादारों की लौंडी बना दिया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। तो ये एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की लीडरशिप जो है उसने पाकिस्तान बना के दिया और पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया जागीरदारों ने, सरमायादारों ने और फौजी डिक्टेटरों ने। तो ये जो फौजी डिक्टेटर होता है, ये जब भी जमहूरियत का तख्ता उलटता है तो इसको जो सबसे पहले जो इसको इत्तेहादी मिलता है वो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं और बड़े बड़े सरमायादार होते हैं। तो इसलिए फिर यू टर्न आ जाता है पाकिस्तान की सियासत में। हर कोई यू टर्न लेता है। आप कहते हैं सिर्फ इमरान खान यू टर्न लेता है, मैं कहता हूं कि आप सारे यू टर्न लेते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा लेता है, कभी कभी आप भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और अब मैं यू टर्न की उसकी बहस में नहीं जाऊंगा कि आपने कितने लिए और उसने कितने लिए, लेकिन जो आपने ख्वाजा साहब बात की उसके बारे में, वो बात आपने बड़ी दुरुस्त की। वो मुझे इसलिए पता है कि अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं ये भी बता दूं
ये ख्वाजा साद रफीक साहब इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एक दफा जब सच बोलने के जुर्म में मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ एक कार्रवाई की और इनकी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया, तो इमरान खान साहब ने फौरन इनको ऑफर की कि आप तहरीक इंसाफ में आ जाएं और मेरी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन जाएं। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने इन्होंने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। अब ये इधर ख्वाजा आमिर साहब जो है ये मुझे बड़ी खशमगीन निगाहों से देख रहे हैं, इनको भी पता है इस बात का। तो अब तो साद रफीक साहब शुक्र अदा करते होंगे कि इतनी ऑडियो वीडियो आ रही हैं, शुक्र है यार मैं नहीं गया। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि खुश ना हो आप, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये सबकी आएंगी, एक की नहीं आएगी, ये सबकी आएंगी। इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, कोई जागीरदार सरमायादार, ये क्लास ही ऐसी है। ये क्लास जो है ना, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आपका ताल्लुक उस क्लास से नहीं है, आप इस क्लास के कल्चर को नहीं समझते। एक और भी यहां पे बार बार बात हो रही है, सरदार याद सादिक साहब ने भी कहा कि उनके सीने में बड़े राज हैं। ये बार बार आप लोग कहते हैं जी इमरान खान को लाया गया, और जो इमरान खान को लाया उसने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की। बिल्कुल ज्यादती की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इमरान खान को क्यों लाया गया है? जी ज़हीम कादरी साहब बड़ी जोर दी सिर लाया तुसी। इमरान खान को क्यों लाया गया? अब मैं आपके सामने एक सच्चाई जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता वो मैं लेके आता हूं आपके सामने। इमरान खान को इसलिए लाया गया कि इसको लाना नहीं था। यह बात दुरुस्त है कि जनरल पाशा साहब जो है उन्होंने 2011 से काम शुरू किया था, लेकिन 2018 में इमरान खान को नहीं लाना था। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब, और उस वक्त के DGC जनरल फैज साहब। और उस मीटिंग में बुलाया गया पता किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया जी, पूछा गया ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वजीर आज़म बन जाएं तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपका जो वजीर खजाना और वजीर खारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा जी कि देखिए मैं तो, मेरी बड़ी एक ओपन पोजीशन है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूं और ये मैं कुछ छुपा के तो बात करता नहीं, लेकिन देखिए मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, तो आखिरी फैसला तो वही करेंगे और पार्टी करेगी। आप मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ जाऊंगा। जनाब वो बड़ी लंबी मीटिंग थी और मीटिंग का अख्तिताम जो है वो ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया जी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे वजीर आज़म बनाएंगे और वजीर आज़म बनने के लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा, तो ये मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसा नहीं करना। तो साद रफीक साहब मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कमर जवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज साहब। अब ये 3 तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप इनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने को पूछ लेना। तो आप जो बार बार हर तकरीर में ये कहते हैं कि इमरान खान को जो लेके आए वो बड़े गलत लोग थे, और बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अगर वो इनकार ना करते तो वो 2018 में ही वजीर आज़म बन जाते, लेकिन उन्होंने इस दौर में औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह की जो कहानी है कि भाई को भाई से लड़ाने की जो कहानी है उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा। भाई की
पीठ में खंजर घोंपना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा उनके उस अमल की वजह से बाजवा साहब मजबूर हुए कि इमरान खान को मुसल्लत किया जाए, और फिर उन्होंने मुसल्लत किया, और फिर उन्होंने गिन गिन कर शहबाज शरीफ साहब से भी और आपसे भी उन्होंने बदले लिए, और थोड़े से बदले उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से भी लिए। तो इसलिए थोड़ा सा आखिर में मैं यही कहूंगा कि जमहूरियत से मायूस ना हो। आपने कहा कि आप जमहूरियत से मायूस हैं, सरदार रियाज सादिक साहब ने भी कहा मैं जमहूरियत से काफी मायूस हूं। आप जमहूरियत से मायूस ना हो, इसलिए कि जमहूरियत तो आई नहीं। पहले आप जमहूरियत पार्टी में लाएं, फिर जमहूरियत असेंबली में आएगी, फिर मायूस हो। अभी आप जिस तरीके से आप कौमी असेंबली में पीटीआई वालों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो आप कहते हैं जी वो इस्तीफे ठीक नहीं दिए। भाई इस्तीफे तो दिए हैं ना, इस्तीफे कबूल करो। इस्तीफे कबूल करके उनके हलकों में बाई इलेक्शन कराओ। बाई इलेक्शन जब हो तो उसमें आप हिस्सा ही ना लें, क्योंकि उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना है, फिर उन्होंने इस्तीफा दे देना है, फिर इलेक्शन लड़ना है, फिर इस्तीफा दे देना है। तो उनको इलेक्शन लड़ने दो, बार बार इस्तीफे देने दो, आप अपना काम किए जाएं, लेकिन आप गैर आईनी काम तो ना करें। मेरा ये ख्याल है, मेरी नाकस राय में, कि जो कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए गए हैं उनको कबूल करना चाहिए। इस्तीफे कबूल ना करके आप अपनी कमजोरी दुनिया पर आश्कार कर रहे हैं। और परवेज लाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, गवर्नर साहब जो हैं उनको ये राइट नहीं है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप डी नोटिफाई करें। इसलिए अदालत ने उसको नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। और परवेज लाई साहब को भी चाहिए कि अगर आपको गवर्नर ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें, तो भाईजान अगर आपके पास अक्सरियत है तो एतमाद का वोट लें। तो आप एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो आपको डी नोटिफाई कर देते हैं। दोनों ही गलत काम कर रहे हैं आप। और जब दोनों साइड से गलत काम होगा तो फिर जो होता है उसको आप कहते हैं शब-खून। तो उस शब-खून में फिर आप भी तो बराबर के जिम्मेदार है ना। आप ये काम ना किया करें। आप पार्टी में जमहूरियत लाएं, सही लोगों को असेंबलियों में लेके आए, तो ये काम नहीं होगा कि फिर लोटों के पीछे फिरते हैं आप और लोटों को सीट दे देते हैं आप अपनी, और अपनी पार्टी के लॉयल कारकुनों को कहते हैं कि इन लोटों को वोट दो, लोटों को जिताओ, क्योंकि उन्होंने आपकी चीफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टरशिप को कायम रखना होता है। तो जब आप पॉलिटिकल वर्कर को लोटागिरी के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत कमजोर होगी। इसलिए ख्वाजा मोहम्मद रफीक साहब के नाम पर इस सेमिनार में आज आप ये अज़्म करें कि आप इमरान खान के बारे में सच जरूर बोलें, थोड़ा सा सच अपने बारे में भी बोलें, और थोड़ी सी खामियां अपनी भी जो है उनका भी जायजा लें, अपनी खामियां दूर करें, तो जो दूसरों की खामियां हैं वो आपकी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।